गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू द स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th का चैप्टर डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। तो ये चैप्टर के मैंने नोट्स आपके साथ शेयर किए हैं। आपने अगर इन नोट्स को अच्छे तरह से समझ लिया तो आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा का एक स्रोत है, यानी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जैसे बहुत सारी एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी। इसी तरीके से हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है, एनर्जी का एक टाइप होती है, यानी फॉर्म होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? तो देखिए, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कंडक्टर। आपको पता होना चाहिए कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर एक वो मटेरियल होता है जिसमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, यानी करंट उसके अंदर जा सकता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि हमें पता है जो मेटल्स की चीज़ें होती हैं, आयरन है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इन सब के अंदर जो है करंट जो है इजीली पास हो जाता है। जबकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनमें करंट पास नहीं होता है, जैसे लकड़ी है, रबड़ है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जिनमें पास नहीं होता है उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं, और जिनके अंदर करंट जो है इजीली पास हो जाता है उनको हम कंडक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए यहाँ पर स्पेशली कंडक्टर मेंशन किया है कि इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर जब फ्लो करती है तो उसके लिए ही हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड एट पावर स्टेशन। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर बनती है। इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशंस पर बनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड्स ओनली 1.5 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए जो सेल होता है ना, इलेक्ट्रिक सेल आपने देखा होगा, घर पे हम बहुत यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सेल, टॉर्चेज में यूज़ करते हैं, क्लॉक में यूज़ करते हैं। तो जो वो इलेक्ट्रिक सेल होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली केमिकल स्टोर होता है, और उस केमिकल से ही हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है एक सेल, इलेक्ट्रिक सेल बनाता है या हमें प्रोवाइड करता है? तो इलेक्ट्रिक सेल 1.5 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी हमें देता है, यानी बहुत कम अमाउंट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तभी हम इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। यानी जैसे कि आपको स्कूल से मॉडल्स वगैरह बनाने के लिए दिए जाते हैं, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल करते हैं, या छोटी जो बैटरी आती है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है हमें, क्योंकि उसमें कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो तभी यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक सेल ओनली 1.5 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें देता है। Whereas the electricity produced from the power station which we get in our homes is at very high voltage of 220 volt। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुंचती है वो कितनी होती है, वो बहुत ही हाई वोल्टेज की होती है, जो कि 220 वोल्ट होती है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको एक टर्म का पता होना चाहिए, जो टर्म है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स विच फ्लो इन अ कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं जो फ्लो करते हैं कंडक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक और बता देती हूँ। एक होता है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जो कंडक्टर होता है उसके अंदर जो फ्लो करते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो कौन से चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ सर्किट। ठीक है, सर्किट किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। देखिए हमारे घर के अंदर जो है क्या होता है, प्रॉपर तरीके से सर्किटिंग है, यानी एक कंटिन्यूअस पाथ बना हुआ है जो कहीं से अंदर से, जिसमें टूट फूट नहीं है। टूट फूट नहीं है तभी तो प्रॉपर तरीके से हर कमरे के अंदर हम बल्ब भी जला पाते हैं, और प्रॉपर स्विच होते हैं। फैन का अलग स्विच है, बल्ब का अलग स्विच है, और हमें कोई डिवाइस चलानी है तो उसके लिए अलग से सॉकेट्स दिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किससे मिलके, इनको क्या बोलते हैं, हम सर्किट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स
bulb, switch, etc. between the two terminals of a cell or battery along which an electric current flows is called a circuit. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक लगातार चलने वाला रास्ता, कंडक्टिंग पाथ, यानी उसमें ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और कंटिन्यूटी में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, कहीं से टूट फूट उसके अंदर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यूस वर्ड लिखा है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, वायर्स होते हैं, बल्ब होते हैं, स्विच होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं किससे के साथ जुड़ी होती हैं, टू टर्मिनल्स ऑफ सेल के साथ जुड़ी होती है। अब टू टर्मिनल्स ऑफ सेल क्या होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, या फिर सेल के साथ जोड़ लें आप या बैटरी के साथ जोड़ लें, जिसके अंदर से क्या करता है, हमारा करंट फ्लो करेगा, उसे ही हम बोलते हैं सर्किट। अगर आपका जो तार है अंदर से सर्किट कहीं से ब्रेक हो चुका है तो प्रॉपर लाइटनिंग या प्रॉपर आप इस्तेमाल जो है बिजली का नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सर्किट आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। अब देखिए आगे सर्किट के बारे में आगे लिखा है, व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजिशन द सर्किट ब्रेक। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, अगर आपका जो स्विच है वो ऑफ पोजीशन में होगा तो यानी सर्किट आपका ब्रेक हो गया है, तो बल्ब आपका नहीं जलेगा, ठीक है। नेक्स्ट केस देखिए, व्हेन द स्विच इज इन ऑन पोजीशन देन ऑल्सो द बल्ब डज नॉट ग्लो, व्हाट आर द रीजंस। अब क्वेश्चन आता है कि कई बार क्या होता है, स्विच ऑन पोजीशन में भी होता है लेकिन फिर भी बल्ब नहीं जलता है, तो इसके क्या क्या कारण होते हैं। तो कारण इसके बहुत सारे हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा है, इफ़ द बल्ब गेट्स फ्यूज्ड देन द बल्ब डज नॉट ग्लो। हो सकता है कि आपका बल्ब फ्यूज हो चुका है इसीलिए बल्ब जो है नहीं जलता है। आगे देखिए बल्ब क्या होता है और बल्ब जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इन अ बल्ब देयर इज़ अ लिटिल थिन वायर, बल्ब के अंदर एक पतला तार होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट, ठीक है। विच बिकम्स वाइट हॉट, जो बहुत ही सफ़ेद और गर्म हो जाता है, एंड ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। जैसे ही उसके अंदर क्या होता है, करंट को हम पास करते हैं तो वो चमकने लगता है, और इसकी वजह से जो है पूरा बल्ब जो है हमें चमकीला दिखाई देता है, ब्राइट कलर का दिखाई देता है, और उसकी वजह से ही रोशनी हमारे कमरे में आती है। यानी कि असल में हमें ये समझना है यहाँ पर कि ग्लोइंग पार्ट क्या है, वहाँ पर फिलामेंट है, ओके। वो जो पतला तार होता है ना उसको हम फिलामेंट कहते हैं। एक्चुअली जब करंट पास होता है तो हाई टेम्परेचर की वजह से वो फिलामेंट ग्लो करता है, यानी चमकता है, इसकी वजह से ही हमें बल्ब जो है रोशनी दे पाता है, ठीक है। इफ व्हेन द बल्ब गेट फ्यूज्ड, अगर बल्ब फ्यूज हो गया है ना, इसका मतलब ये है कि उसका फिलामेंट कहीं से टूट चुका है, ओके। अब आपको समझ में आया बल्ब फ्यूज होने का मतलब क्या होता है। बल्ब फ्यूज होने का मतलब है कि फिलामेंट जो वो पतला तार है वो ब्रेक हो चुका है। अब आगे देखिए जो कंपोनेंट्स होते हैं सर्किट के अंदर, यानी सर्किट को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहती है, तो उन सब के हम जो साइंस के अंदर सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो यहाँ पे सेल का सिंबल बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं, एक जो है लॉन्गर लाइन है और एक शॉर्टर लाइन है, ठीक है। जो लॉन्गर लाइन है वो पतली है और जो शॉर्टर लाइन है ना वो थोड़ी सी मोटी है। आपको ऐसे ही सिंबल ड्रॉ करना है, एक लंबी लाइन बनाएंगे और एक छोटी बनाएंगे। लंबी जो है वो पतली होगी और जो छोटी होगी वो थिकर होगी, यानी वो थोड़ी सी मोटी होगी। तो आप देख पा रहे हैं जो लंबी लाइन है वहां पर मैंने प्लस का साइन लगाया है, यानी कि ये होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटा जो लाइन है उसके साइड में मैंने नेगेटिव का साइन बनाया है, यानी कि ये होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो सेल का जो है सिंबल आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखिए बैटरी है। अब आपको पता होना चाहिए बैटरी क्या होती है। जब हम दो या दो से ज़्यादा सेल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं, तो उससे क्या बन जाती है, हमारी बैटरी बन जाती है। तो देखो सिंबल में भी आपको समझ में आएगा, यहाँ पर मैंने 3 सेल जोड़े हैं और 3 सेल से मिला करके एक बैटरी का सिंबल तैयार किया है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो बड़ी जो डंडी है उसके वहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगाया मैंने, और जो नेगेटिव है वहाँ पर छोटी डंडी के पास में नेगेटिव का सिंबल लगाया है। तो ये है हमारा बैटरी का सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट है बल्ब। तो देखिए बल्ब का सिंबल इस प्रकार होता है जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है स्विच। स्विच देखिए यहाँ पर कैसा स्विच है, ओपन स्विच जो है, देखिए स्विच जो है वो कैसा है, ओपन है। अब इसकी पहचान क्या होती है, तो देखिए ये जो डंडी है ये ऊपर की साइड गई है, यहाँ से कनेक्शन नहीं है इसका, ठीक है, बीच में देखिए गैप है, तो इसका मतलब ये स्विच कैसा है, खुला है, ओके, यानी ओपन है।
नेक्स्ट देखिए स्विच जो है क्लोज्ड है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप दोनों जो है वो टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्विच कैसा है हमारा, क्लोज्ड है। नेक्स्ट है वायर्स, तो वायर्स का सिंबल होता है सिंपल एक लाइन हम खींच देते हैं। तो जो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग जब पढ़ते हैं सर्किट्स वगैरह के बारे में, तो हाँ वहाँ पर हम इन सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वी यूज़ इलेक्ट्रिक सेल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक सेल्स का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो देखो लिखा है इन टॉर्चेज, रेडियोज, टीवी, रिमोट कंट्रोल्स, कैसेट प्लेयर्स, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड वॉचेज, टॉयज एंड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। तो इन सब जगहों पर हम इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बैटरी। तो देखो यहाँ पे डिफाइन लिखा है बैटरी का। बैटरी किसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स जॉइंड इन सीरीज इज कॉल्ड अ बैटरी। जब हम बहुत सारे सेल्स को एक ग्रुप में यानी कि सीरीज के अंदर ज्वाइन कर देते हैं तो उससे क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। नेक्स्ट देखिए टू मेक बैटरी, आपको ध्यान रखना है अगर आप बैटरी बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है एक सेल का उसको हमेशा किसके कांटेक्ट में लाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल, ठीक है। अगर आपने पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का दूसरे जो है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और नेगेटिव भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी कि ये समझना है कि जो अपोजिट टर्मिनल्स होंगे वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और जो एक जैसे जो टर्मिनल्स होते हैं वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं यानी कि रिपेल करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव का कनेक्शन हमेशा नेगेटिव के साथ होगा और नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ। नेक्स्ट देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज द ब्रास कैप, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, आपने सेल जरूर अपने घर में देखा होगा और आप देख भी सकते हैं अगर आपके पास अभी अवेलेबल है तो आप देखेंगे जो सेल होता है ना उसकी एक साइड है ना एक छोटी सी टोपी बनी होती है। एक्चुअली वो टोपी होती क्या है, उसे हम ब्रास कैप कहते हैं, और वो जो है सेल का पॉजिटिव भाग होता है, ठीक है। और दूसरा जो साइड होती है हमारी नेगेटिव टर्मिनल वो चपटी होती है यानी चिपकी हुई होती है, ठीक है। वो जो होती है वो किससे बनी होती है, वो जिंक की होती है, ठीक है। जो टोपी वाला भाग होता है वो ब्रास कैप हम उसे पढ़ते हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो दूसरी साइड है वो नेगेटिव टर्मिनल होती है और वो किसकी बनी होती है, जिंक की होती है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखिए द बैटरी यूज्ड इन कार्स, बसेस, ट्रक्स, इन्वर्टर एक्सेट्रा आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल। तो आपको पता होना चाहिए जो बैटरी हमारे घर में यूज़ होती है, इन्वर्टर में, कार में, बसेस में हमें देखने को मिलती है कि उसमें बैटरी होती है, वो भी किससे बनती है, सेल से बनती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सेल होते हैं ना ये नॉर्मल सेल से, जो ऑर्डिनरी सेल्स हम घर में यूज़ करते हैं, टॉर्चेज में, क्लॉक्स में यूज़ करते हैं, ये जो सेल होते हैं उनसे अलग होते हैं। यानी कार्स में, इन्वर्टर्स में जो सेल इस्तेमाल होते हैं वो हमारे नॉर्मल सेल से डिफरेंट होते हैं। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज सेल्स, ठीक है। आगे देखिए अ कार बैटरी हैज़ 6 सेल्स जॉइंड टू वन अनदर इन सीरीज। तो आपको पता होना चाहिए जो एक कार की बैटरी होती है ना उसके अंदर टोटल 6 सेल्स जो होते हैं वो ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से सीरीज में, और हर एक सेल जो है वो 2 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। समझ में आया आपको, कितने सेल्स होते हैं कार की बैटरी में, टोटल 6 सेल ज्वाइन होते हैं और हर सेल जो है 2 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ओके। आगे देखिए अब आपको पता होना चाहिए कि कार की बैटरी के अंदर एक खास बात होती है, कार की बैटरी के अंदर ये खास बात होती है कि उसके जो सेल्स होते हैं ना हम उसको क्या करा सकते हैं, दोबारा से रिचार्ज करा सकते हैं। यानी कि ये नहीं है, देखो जो हमारे घर में सेल यूज़ होता है, घड़ी में हम सेल यूज़ करते हैं, तो वो सेल अगर उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है यानी उसके अंदर जो केमिकल है वो सारा जब यूज्ड अप हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। जबकि जो कार के अंदर जो बैटरी होती है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, यूज़ होते हैं, उसके अंदर एक खास बात होती है कि जब हमारी बैटरी का जो सेल्स सारे यूज्ड अप हो जाते हैं तो हम उसको दोबारा से क्या करा सकते हैं, रिचार्ज करा सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया इनके अंदर क्या खास बात होती है, ये खास बात होती है, इसको हम रिचार्ज करा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो ये करंट होता है ना इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस 3 इफेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो 3 जो है इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सबसे पहला है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट और तीसरा है केमिकल इफेक्ट, ठीक है। अब हम एक एक करके इनके तीनों के बारे में पढ़ेंगे, पहले उससे पहले हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो देखिए
Copper and aluminum metals have very low electrical resistance, while alloys such as nichrome has very high resistance. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है, तो आपको समझ लेना है ध्यान से। रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, तो रेजिस्टेंस होता है विरोधी, यानी किसका विरोधी, करंट का विरोधी। अब आप ये समझिए, करंट का विरोध करने वाला है, यानी कि जिस मटेरियल के अंदर करंट ज़्यादा होगा तो आपको समझ लेना है वहाँ पे रेजिस्टेंस कम। रेजिस्टेंस ज़्यादा, करंट कम, करंट ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम। ये बात आपको माइंड में रखनी है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कॉपर और एल्यूमिनियम की जो धातु होती है, मेटल होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब उनके अंदर करंट की फ्लोइंग कैसी होगी, ज़्यादा होगी। जस्ट अभी मैंने आपको बताया, जिस चीज़ के अंदर रेजिस्टेंस कम होगा उसके अंदर करंट ज़्यादा होगा। इसीलिए हम अपने घरों की जो वायरिंग होती है उनके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, किस तरह के तारों का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर के तार को इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वैसे तो सिल्वर होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हम सिल्वर का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत महंगा हमें पड़ जाता है। इसीलिए हम अपने घरों में कॉपर की वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी कि करंट उसके अंदर अच्छा होगा। और हमें घर में जो है क्या चाहिए, करंट अच्छा चाहिए, ताकि प्रॉपर लाइटनिंग हो सके, प्रॉपर हम फैन चला सके, प्रॉपर हम अपने बाकी अप्लाइंसेज, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज चला सके। ठीक है, तो आपको समझ आया। तो कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स का क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, जबकि कुछ एलॉय होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए एलॉय वर्ड क्या होता है। एलॉय होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी कि ये प्योर ना तो मेटल है ना ही प्योर नॉन मेटल है, मिक्सचर होता है। तो इस मिक्सचर के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं एलॉय। तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है एलॉय का, कि नाइक्रोम एक एलॉय है जिसका क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, इसका मतलब इसके अंदर करंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो समझ में आया किसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, किसके अंदर रेजिस्टेंस कम होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए ना। नाइक्रोम तो एक एलॉय होता है, जस्ट हमने अभी पढ़ा, एलॉय होता है यानी मिक्सचर है। किस किस चीज़ का मिक्सचर है, तो देखो नाइक्रोम जो है मिक्सचर है निकल का, क्रोमियम का, आयरन का और मैंगनीज का। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नाइक्रोम एक एलॉय होता है, किस किस चीज़ से मिलके बनता है, निकल से, क्रोमियम से, आयरन से और मैंगनीज से। ओके, चलो अब हमने जो 3 इफेक्ट के नाम अभी जाने थे, ये इलेक्ट्रिक करंट 3 इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। तो चलो सबसे पहला इफेक्ट हम पढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जानते हैं। तो देखो क्या लिखा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर। तो देखो क्या लिखा है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं यानी गुजारते हैं, किससे होकर के, एक हाई रेजिस्टेंस वायर से, जैसे कि नाइक्रोम के तार को हमने यहाँ पे ले लिया। अगर हम नाइक्रोम के तार में करंट को पास करवाएंगे तो क्या होगा, जो वो तार होगा यानी वो रेजिस्टेंस जो वायर होगा वो बहुत गर्म हो जाएगा और हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, यानी हीट बनाना स्टार्ट कर देगा। अब इसी हीटिंग इफेक्ट को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोबारा से समझा देती हूँ। जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं एक हाई रेजिस्टेंस वायर में, यानी कि जैसे नाइक्रोम के वायर में हम हाई करंट को पास कर दें, तो क्या होता है, वो तार वहां पर कैसा हो जाता है, गर्म होने लग जाता है, यानी हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता। आपने वहां से करंट दिया, अब करंट की वजह से क्या हो गया, वो तार गर्म होने लग गया, हीट बनाने लग गया। इसी इफेक्ट को हम बोल देते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, करंट पास करेंगे तभी, ये नहीं कि आपके घर में नाइक्रोम का तार रखा है वो ऑटोमेटिकली जो है वो गर्म हो जाएगा। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पास इलेक्ट्रिक करंट इनटू इट। जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे उस तार में तभी वो तार गर्म होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर द इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, दिस हीट एनर्जी हीट्स अप द रेजिस्टेंस वायर। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, देखो यहाँ पर क्या हमने देखा, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई, यानी कि हमने सबसे पहले कौन सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
यानी करंट पास कराया ना, तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी मिली तार को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस एनर्जी में बदल गई है? हीट एनर्जी में बदल गई है। तो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी लिखिए कि कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो हम देख पा रहे हैं जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं यानी कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस चीज़ में चेंज हो जा रही है? हीट एनर्जी में चेंज हो जा रही है। और इस हीट एनर्जी की वजह से क्या होता है? वही जो वो तार होता है नाइक्रोम का, रेजिस्टेंस जो वायर होता है वो गर्म होता है। ओके, अब आपको समझ में आ गया कि किस एनर्जी की वजह से तार गर्म होता है? हीट एनर्जी की वजह से। ओके, आगे देखिए, ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो क्या लिखा है कि अगर तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा है यानी कि वहाँ पे हीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। ओके, ध्यान रखिए, दोबारा से मैं बता रही हूँ कि रेजिस्टेंस करंट का विरोधी है। जिस चीज़ के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा यानी वहाँ पे करंट कम, बट जिस चीज़ के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा। तो हमें तो बहुत सारी, हम घर में ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें हीटिंग इफेक्ट चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम प्रेस है हमारे घर में होती है, आयरन, इलेक्ट्रिकल आयरन होती है, इलेक्ट्रिकल हीटर होता है हमारे घर में, तो वहाँ पे हमें तो हीटिंग इफेक्ट चाहिए ना। तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होने के लिए हमें कैसा तार लेना है? वहाँ पे हमें वहाँ पे हाई रेजिस्टेंस वायर की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें पता है कि हाई रेजिस्टेंस वायर लेंगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जिस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है अच्छे से कि भाई जिस चीज़ के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा उसके अंदर हीट प्रोड्यूस ज़्यादा। तो हम ऐसी ही प्रोडक्ट लेंगे, ऐसा ही मटेरियल लेंगे जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा अगर आपको हीटिंग इफेक्ट चाहिए तो। आगे देखिए, कॉपर हैज़ अ वेरी लो रेजिस्टेंस, सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कॉपर वायर देन द हीट प्रोड्यूस विल बी एक्सट्रीमली टू स्मॉल। तो ये लिखा है कि हम कॉपर के तार को हीटिंग इफेक्ट के लिए नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हम कॉपर को? इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि कॉपर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। अब रेजिस्टेंस कम होगा तो वो हीटिंग इफेक्ट कैसा देगा? बिल्कुल कम देगा। लेकिन हमें तो अभी काम किस चीज़ के लिए चाहिए? हमें तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा चाहिए। जब हमें प्रेस करनी होती है तो हमें वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा चाहिए ना। तो हमें वहाँ पर कैसा तार लेना है? जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि हमें वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होनी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, नाइक्रोम जो होता है उसके अंदर हाई रेजिस्टेंस होता है, सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट हीट प्रोड्यूस विल बी टू मच। तो हम नाइक्रोम का तार लेते हैं, उसके अंदर रेजिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो जब हम करंट पास करेंगे तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस्ड भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हम हीटिंग इफेक्ट के लिए कॉपर को क्यों यूज़ नहीं करते हैं और नाइक्रोम को क्यों यूज़ करते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या लिखा है, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस बिकम्स वेरी हॉट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज दे हैव हाई रेजिस्टेंस। तो आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस होती हैं यानी कि बिजली से चलने वाली हीटिंग अप्लायंस होती है हमारे घर में, बहुत सारी हम देखने को मिलती है, उसके अंदर आपको पता होना चाहिए एक एलिमेंट होता है। ठीक है, तो वो जो एलिमेंट होता है ना, जैसे ही आप उसके अंदर करंट पास करेंगे ना तो वो बहुत कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, और क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि अंदर उसके अंदर क्या होता है? रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखो, अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि कोई भी, जैसे आप तार ले रहे हैं, यानी जैसे आपने नाइक्रोम का वायरिंग लिया है क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि आपको हीट ज़्यादा चाहिए, तो नाइक्रोम का तार भी आप कैसा लेंगे, है ना। सबसे पहले उसकी लेंथ की बात करते हैं कि आप लंबा तार लें तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी या आप छोटा तार लें तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लॉन्ग वायर होगा ना उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा यानी हीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा। तो समझिए, लेंथ के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें हमेशा लंबे तार का इस्तेमाल करना चाहिए हीटिंग इफेक्ट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं मोटाई की यानी थिकनेस की। तार आप, वो जो नाइक्रोम का तार आपने जो लंबा लिया है वो कैसा आप लेंगे? उसको मोटा लेंगे या पतला लेंगे? तो ध्यान रखिए, थिन वायर का इस्तेमाल हम करेंगे क्योंकि जो पतला तार होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा यानी कि हीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा। ठीक है, आगे देखिए, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पास थ्रू अ गिवन वायर ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस। तो ये ध्यान रखिए, अगर हम ज़्यादा करंट जो है, करंट का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि उसका करंट का मेजरमेंट अगर आप ज़्यादा दे रहे हैं किसी भी तार को तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस्ड भी ज़्यादा होगा।
नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, हम हीटिंग इफेक्ट को कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। हम अपने घरों में बहुत सारी ऐसे बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे हमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और ही जहाँ से हमें हीट की आवश्यकता होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, वाटर हीटर, इमर्शन रोड, इन सब से जो है हमें कौन सा इफेक्ट मिलता है, करंट का हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बिजली के जो बल्ब होते हैं वहाँ पे भी हीटिंग इफेक्ट जो है वो यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन सेफ्टी डिवाइस कॉल्ड फ्यूज़। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल होता है फ्यूज़ में भी। फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस होती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए, व्हाट इज हीटिंग एलिमेंट ऑफ द अप्लायंस। तो एक वर्ड आपने सुना होगा एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट वर्ड का इस्तेमाल आपने हीटर के केस में सुना होगा या आपने प्रेस के केस में सुना होगा। कई बार जब हमारी प्रेस खराब हो जाती है तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि इसका तो एलिमेंट खराब हो गया, यानी एलिमेंट इसका जल गया है। ओके, तो वो एलिमेंट वर्ड होता क्या है, तो देखिए क्या लिखा है, द कॉइल ऑफ हाई रेजिस्टेंस वायर यानी नाइक्रोम वायर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस इज कॉल्ड हीटिंग एलिमेंट। तो जो वो कॉइल होती है ना तार की, यानी नाइक्रोम के तार की हीट इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस में, उसी को हम हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। आपको समझ में आया, जो तार की हम कॉइलिंग करते हैं उसे ही हम हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। ओके, अब देखिए आगे, ये चीज़ आपको आसानी से इलेक्ट्रिक हीटर में देखने को मिल जाती है। आप देख पाते हैं इलेक्ट्रिक जो हीटर होता है उसके अंदर क्या होते हैं, आपको साफ साफ दिखाई देता है, एक तार बंधा होता है और उसकी बहुत सारी कॉइलिंग की होती है, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो कॉर्ड होती है यानी जो केबल होती है हीटर की, वो किससे बनती है। केबल यानी तार, बाहर वाला जो तार होता है जिसको हम सॉकेट के अंदर डालते हैं, जिससे हम बिजली की सप्लाई उसको प्रोवाइड करेंगे। जब तक आप उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दोगे तो क्या वो गर्म होकर के हमें हीटिंग इफेक्ट देगा, नहीं देगा। सबसे पहले आपको उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उसके लिए भी हमें एक तार की आवश्यकता होती है। तो आपको पता होना चाहिए जो वो कॉर्ड होती है यानी जो केबल होती है जिससे इलेक्ट्रिक करंट उसमें से जाएगा, वो किसकी बनी होती है, वो कॉपर की बनी होती है। वो नहीं चमकती है और ना ही वो गर्म होती है, ठीक है। नाइक्रोम की वायरिंग गर्म होगी जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, जबकि जो वो कॉर्ड होती है जिसको पकड़ के हम सॉकेट के अंदर डालते हैं वो गर्म नहीं होती है, ना ही वो चमकती है। किससे बनती है, कॉपर से। ओके, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम दिखाया है एक इलेक्ट्रिक हीटर का। तो आप देख पा रहे हैं एलिमेंट जो है वो क्या है, एलिमेंट जो है ये देखिए कॉइलिंग की हुई है तार के अंदर, ये नाइक्रोम का तार है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। और ये जो है वो केबल है जिससे हम इसको सॉकेट के अंदर डालेंगे। और ये कॉर्ड होती है, ये किससे बनती है, कॉपर के तार से बनाई जाती है, ठीक है। सेम डायग्राम देखिए, ये इलेक्ट्रिक प्रेस का डायग्राम है। अब ये जो कॉइलिंग जो होती है ना, ये हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि इसके ऊपर एक प्लेट होती है, लेकिन जब कभी भी हम अपनी प्रेस को ठीक कराने के लिए लेकर के जाते हैं तो हम वहाँ पर इजीली देख सकते हैं। जब वो प्लेट को हटाते हैं तो उसके अंदर हमें देखने को मिलती है ये नाइक्रोम की कॉइलिंग, ठीक है। इसी कॉइलिंग को हम बोलते हैं एलिमेंट। ओके, और देखिए ये कॉर्ड है जिसको हम सॉकेट के अंदर डालेंगे और वहाँ से जो है करंट पास होगा, तब ये जो कॉइलिंग है एलिमेंट की, ये गर्म होगी। तो ये कॉर्ड किसकी बनती है, कॉपर वायर से बनती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर से। तभी इससे हमें करंट नहीं लगता है, क्योंकि साफ साफ वर्ड लिखा है इंसुलेटेड। अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया था इंसुलेटर हम किसे कहते हैं, वो मटेरियल जिससे जो है हमें करंट नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम वही तो मटेरियल इस्तेमाल करेंगे ना, कॉपर वायर लेंगे लेकिन इंसुलेटेड लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक बल्ब। अब जानते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ अ वेरी थिन फिलामेंट ऑफ टंगस्टन मेटल। तो आपको मैंने पहले बताया था जो हमारा बल्ब होता है उसके अंदर एक पतला तार होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। जब बिजली पास होती है तो वो फिलामेंट जो वो तार होता है वो चमकने लगता है। तो जो ये पतला फिलामेंट होता है ना, अब आपको पता होना चाहिए ये किससे बनता है, ये बनता है टंगस्टन मेटल से, ऐसी धातु से जिसका नाम क्या है, टंगस्टन। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब हैज़ हाई रेजिस्टेंस। तो हमें देखिए जो फिलामेंट होता है ना बल्ब का, उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा यानी हीट प्रोड्यूस भी ज़्यादा।
आगे देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो करंट के कौन से इफेक्ट पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। When electric current is passed through a very thin high resistance filament of electric bulb, heat is produced, bulb starts glowing। तो आपको पता होना चाहिए, जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि जिस चीज के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें हीट प्रोडक्शन भी ज्यादा। तो जैसे ही हम करंट को पास करते हैं इस हाई रेजिस्टेंस वायर से, तो जो फिलामेंट होता है वो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद क्या होता है, उसमें हीट बनती है। हीट बनती है तो वो बल्ब हमारा चमकना स्टार्ट कर देता है। ओके, अब देखिए, filament type electric bulbs are not power efficient because they waste a lot of electricity as heat। तो आपको पता होना चाहिए ऐसे बल्ब जिनके अंदर क्या मौजूद होता है, फिलामेंट होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट नहीं होते हैं, यानी बिजली के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वेस्ट होती है, किसके रूप में, हीट के रूप में। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए बल्ब का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। बल्ब का इस्तेमाल हम सिर्फ लाइटनिंग के लिए करते हैं, ताकि हमें हमारे कमरे में रोशनी रहे, है ना, हमें उससे हीटिंग इफेक्ट नहीं चाहिए। लेकिन जो फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं, जिन बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंज्यूम करते हैं ज़्यादा, और क्या करते हैं, उससे हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। बट हीटिंग इफेक्ट की तो हमें वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है ना। हीटिंग इफेक्ट के लिए तो हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हीटर होता है, ठीक है। बट यहाँ पे बल्ब का इस्तेमाल हम सिर्फ लाइटनिंग के लिए हमें चाहिए होता है, तो इसीलिए हमें फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, हमारी बिजली जो है बहुत सारी वेस्ट होती है, क्योंकि वो हीट प्रोडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ भी करते हैं। आगे देखिए, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी रिड्यूस। अब हम इस बिजली का जो वेस्टेज हो रहा है इसको हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, बाय यूजिंग फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स, यानी कि CFLs। तो देखो, CFL की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। तो हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करके इस बिजली के वेस्टेज को रोक सकते हैं। किस किस चीज़ का इस्तेमाल करके, पहला है फ्लोरोसेंट ट्यूब यूज़ कर लीजिए आप, या फिर आप CFL का इस्तेमाल कर लीजिए लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। किसकी जगह पे, फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह पे, ठीक है। आगे देखिए, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स एंड CFL डू नॉट वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आपको पता होना चाहिए, जो मैंने जस्ट अभी आपको दो नाम बताए हैं, एक तो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट और एक CFL, ये दोनों जो चीज़ें होती हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम नहीं करते हैं। ओके, यानी कि ये हीट प्रोडक्शन का काम नहीं करते हैं, और इससे क्या होती है, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी बच जाती है। नेक्स्ट देखिए, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट एंड CFL डू नॉट कंटेन फिलामेंट। तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों के अंदर जो फिलामेंट होता है वो एब्सेंट होता है, फिलामेंट मौजूद नहीं होता है। CFLs एंड फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स आर पावर एफिशिएंट, तो इसीलिए ये पावर के लिए क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। नेक्स्ट आता है, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट कंटेन्स मरकरी वेपर विच इज़ अ काइंड ऑफ गैस। आपको पता होना चाहिए, जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट होती है ना, उसके अंदर मरकरी की वेपर्स होती है, जो एक तरह की गैस होती है। अब देखिए, जैसे हमारे घर में ट्यूबलाइट होती है, अगर वो ख़राब हो जाती है तो हमें उसको ना प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, मरकरी की वेपर्स होती है, जो बहुत ही टॉक्सिक नेचर में होती है, यानी कि अगर किसी ने भी उसे कंज्यूम कर लिया तो उसकी डेथ हो सकती है। इसीलिए जब भी हमारी कभी ट्यूबलाइट ख़राब होती है तो हमें उसको अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए। कूड़े कचरे में भी अगर आप उसको फेंकते हैं तो प्रॉपर तरीके से फेंकिए। अगर किसी जानवर ने या किसी पक्षी ने उसको कंज्यूम कर लिया है तो डेथ उसकी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द इनसाइड ऑफ ग्लास ट्यूब इज कोटेड विद अ ओपेक वाइट मटेरियल कॉल्ड फॉस्फोर। तो आपको पता होना चाहिए, जो ये ग्लास की ट्यूब होती है ना, इसके ये किससे बनी होती है, इसके ऊपर एक कोटिंग होती है एक ओपेक वाइट मटेरियल की, जिसको बोलते हैं फॉस्फोर। तभी ये ट्यूबलाइट हमें वाइट कलर की दिखाई देती है और हमें पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर एक्चुअल में है क्या, क्योंकि ये सफ़ेद मटेरियल से बनती है जिसको बोलते हैं फॉस्फोर। आगे देखिए, बिफोर बाइंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, अगर आप कोई भी बिजली का उपकरण खरीदते हैं तो आपको क्या देखना चाहिए, हमें उस पर ISI मार्क देखना चाहिए, ठीक है। अब ये ISI मार्क क्या होता है, इसका देखो क्या लिखा, ISI स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। ISI मार्क हमें क्यों देखना चाहिए, क्योंकि ये जो मार्क होता है ना, ये हमें श्योरिटी प्रोवाइड करता है कि उस मटेरियल के ऊपर जो भी चीज़ें आप देखना, कभी आपके घर में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसके ऊपर ISI मार्क को चेक करना, वहाँ पे कुछ लिखा होता है
कि भाई ये प्रोडक्ट कितनी बिजली लेगा और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती है। तो जितनी भी चीज़ उसमें मेंशन होती है ना, तो आईएसआई मार्क की वजह से वो चीज़ हमें श्योरिटी प्रोवाइड करती है, यानी कंफर्मिटी हो जाती है कि ये उपकरण जो भी इसमें यहाँ पे लिखा है ये चीज़ हमें प्रोवाइड करेगा ही करेगा। तो लिखा है आईएसआई मार्क्स एंश्योर्स दैट द अप्लायंस इज सेफ एंड एनर्जी एफिशिएंट, और उससे हमें ये भी श्योरिटी मिलती है कि जो अप्लायंस हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए बिल्कुल सेफ है, ठीक है, और एनर्जी एफिशिएंट भी है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूज। अब आपको पता होना चाहिए फ्यूज क्या होता है। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक फायर्स एंड डैमेज टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ड्यू टू एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट। अब जानिए, अगर सपोज कीजिए हमारे घर में किसी भी कारणवश जो है ना करंट की फ्लोइंग ज़्यादा हो गई, ज़्यादा करंट आ गया है घर में, तो क्या होता है वहाँ पर हमारे घर में एक सेफ्टी डिवाइस लगी होती है जिसको बोलते हैं फ्यूज़। वो फ्यूज़ क्या करता है, जो ज़्यादा करंट की वजह से क्या होता है हमारे घर में ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना हो जाती है, उसको वो रोकता है। कौन? फ्यूज़। तो इसीलिए फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस का काम करता है जो इलेक्ट्रिक फायर्स को रोकता है और जो बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हमारे घर में इस्तेमाल होती है उन सबको डैमेज होने से भी बचाता है। इसीलिए फ्यूज़ का इस्तेमाल हम करते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि ये फ्यूज़ कौन से इफेक्ट पे काम करता है। तो फ्यूज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। फ्यूज़ किससे बना होता है? तो देखो फ्यूज़ के अंदर क्या होता है, एक छोटी लेंथ का तार होता है, टिन प्लेटेड कॉपर वायर, ठीक है। कैसा तार होता है? कॉपर का तार होता है, लेकिन उसके ऊपर जो प्लेटिंग किसकी होती है? टिन की होती है, जिसका बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कम मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि वो जल्दी पिघल जाएगा, जल्दी मेल्ट कर जाएगा। तो हमें तो ऐसी ही चीज़ चाहिए ना। अगर ज़्यादा करंट हो गया हमारे घर में तो फ्यूज़ ने डिटेक्ट कर लिया कि भाई ज़्यादा करंट हो गया, तो क्या होगा, वो तार ऑटोमेटिकली क्या होता है, मेल्ट हो जाता है और फ्यूज़ हमारा जो है वो हट जाता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है हमारे घर के अंदर जो करंट जो आ रहा था वो एकदम से उसकी सप्लाई जो है वो कट हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आग लगने की संभावना भी रुक जाती है और जो बाकी जो अप्लायंस है वो डैमेज होने से भी बच जाती है। अगर इसकी जगह पे सपोज कीजिए हम कोई और तार लेते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो करंट देखो, एक तो एक्सेसिव करंट भी चलता रहेगा घर में और साथ में वो तार भी मेल्ट नहीं होगा, तो फिर किस तरीके से जो है आग जो है रोकी जा सकती है? तो आग तो फिर लगेगी ही घर में, डैमेज भी होगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो इसीलिए हम फ्यूज़ एक ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर टिन प्लेटेड कॉपर वायर होते हैं और उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। आगे देखिए, थिन फ्यूज वायर हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस। तो जो पतला फ्यूज वायर होता है उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे देखिए, वाई डू वी यूज थिन वायर इन अ फ्यूज। अब क्वेश्चन आता है कि हम पतला ही तार इस्तेमाल क्यों करते हैं फ्यूज में? क्योंकि पतला तार इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है बाकी तारों के मुकाबले में, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज द कॉज ऑफ लार्ज करंट फ्लो। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि भाई एक्सेसिव करंट कैसे हो जाता है हमारे घर में, ठीक है, ये कारण क्या होता है लार्ज करंट फ्लो का? तो आपको पता होना चाहिए इसके दो कारण हो सकते हैं हमारे घर में एक्सेसिव करंट के। करंट की मात्रा बढ़ जाती है ना घर में, तो उसके दो मेन कारण हैं। पहला है शॉर्ट सर्किट, दूसरा है ओवरलोडिंग। अब ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग होते क्या है, चलिए पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट सर्किट? तो देखो क्या होता है, द टचिंग ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्टली इज नॉन एज शॉर्ट सर्किट। तो आपको पता होना चाहिए दो तरह के तार होते हैं, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। अगर वो दोनों डायरेक्ट एक दूसरे को टच करते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसे ही हम शॉर्ट सर्किट वर्ड के नाम से जानते हैं। When live wire and neutral wire touch each other directly, तो क्या होगा अगर ऐसा हो जाएगा, दोनों तार टच करेंगे आपस में, देन क्या होगा, लार्ज करंट फ्लो थ्रू द हाउस होल्ड वायरिंग। तो ज़्यादा करंट की फ्लोइंग जो है स्टार्ट हो जाएगी हमारे घरों में। दिस लार्ज करंट में हीट द वायर। अब इस लार्ज करंट की वजह से क्या होता है, जो तार है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा हाई टेम्परेचर की वजह से, और हमारे घर में आग जो है वो लगनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया शॉर्ट सर्किट की वजह से किस तरीके से आग लग सकती है। तो इसी की रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अपने घर में फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कारण था एक्सेसिव करंट का ओवरलोडिंग। आइए जानते हैं ओवरलोडिंग क्या होता है। व्हेन टू मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट। जब हम क्या करते हैं, कई सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को एक सिंगल सॉकेट से जो है कनेक्ट कर देते हैं, एक ही सॉकेट से हम बहुत सारी चीज़ों को चला देते हैं, तो उससे क्या होता है, लार्ज करंट जो होता है वो फ्लो होने लग जाता है और इसे ही हम कहते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है। सम डिवाइसेज लाइक टीवी, रेफ्रिजरेटर हैव देयर ओन फ्यूजेज। तो आपको पता होना चाहिए कुछ हमारे घरों में डिवाइसेज होते हैं, जैसे टीवी होता है, फ्रिज होता है, इनके क्या होते हैं ना, अपने खुद के फ्यूज़ होते हैं,
जो इनको डैमेज होने से रोकते हैं। जब घर में ज़्यादा करंट की सप्लाई हो जाती है तो ये चीज़ों के अंदर जो फ्यूज़ होता है वो इन मटेरियल्स को डैमेज होने से रोकता है। आपको पता होना चाहिए उनके अंदर जो फ्यूज़ होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम कार्ट्रिज फ्यूज़ कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एमसीबी। क्या होता है ये एमसीबी? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबीज आर नाउ अ डेज यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूजेस। तो ये आप लोगों ने अपने घरों में भी देखी होगी, एमसीबी आजकल इस्तेमाल होती है फ्यूज़ की जगह पे। तो आपको पता होना चाहिए फ्यूज़ का इस्तेमाल आजकल नहीं होता है, हम लोग उसकी जगह पे क्या किसका इस्तेमाल करते हैं? एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। एमसीबी क्या होती है और ये किस इफेक्ट पे काम करती है? तो देखिए एमसीबी जो है ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करती है। फ्यूज़ किस इफेक्ट पे काम करता था? हीटिंग इफेक्ट पे। और एमसीबी किस इफेक्ट पे काम करती है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करती है। क्या होती है ये? पढ़ते हैं। MCB इज अ स्पेशल काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच। MCB एक स्पेशल तरह का इलेक्ट्रिक स्विच होती है विच ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑफ, जो खुद से क्या होती है? बंद हो जाती है। व्हेन करंट इन द सर्किट बिकम्स लार्ज, जब हमारे घर में करंट की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये जो MCB के अंदर जो स्विचेस होते हैं वो खुद से क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। एंड कट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई। अब क्या होते हैं जब ये बंद हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारे घर में करंट की सप्लाई जा रही थी वो रुक जाती है, यानी स्टॉप हो जाती है, क्योंकि करंट की मात्रा बढ़ गई है। तो ये स्विच जो है ना ऑटोमेटिकली क्या होते हैं? टर्न ऑफ हो जाते हैं, जिससे हमारे घर में जो आग लगने की संभावनाएं हैं या डैमेज जो होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का वो रुक जाता है, क्योंकि ये करंट की सप्लाई को ही कट कर देते हैं, खुद का स्विच ऑफ करके करंट की सप्लाई को कट कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जानिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर, जब हम किसी भी तार में करंट को पास करवाते हैं तो क्या होता है? वो करंट कैरिंग वायर बिहेव करने लग जाता है मैग्नेट की तरह ही। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो आपको पता होना चाहिए जब हम किसी भी तार में करंट पास करते हैं ना तो वो तार जो है मैग्नेट के रूप में भी काम करता है। तो इसी को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से जानते हैं। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ पर इस्तेमाल होता है आपको पता होना चाहिए। तो इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में, इलेक्ट्रिक बेल बनाने में, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स में, इलेक्ट्रिक फैंस में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में, लाउड स्पीकर्स में, टॉयज में, एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किसने डिस्कवर किया था? तो ये एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड। Because a current carrying wire was able to deflect a compass needle, it was concluded that electric current flowing in a wire give rise to magnetic field around it. तो देखो जो ये साइंटिस्ट थे ना हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड, इन्होंने इस इफेक्ट को डिस्कवर किया। कैसे किया? इन्होंने एक सर्किट बनाया था, ठीक है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया था? एक कंपास को रखा था। तो इन्होंने देखा जैसे ही इन्होंने करंट को पास किया उस तार में तो मैग्नेटिक जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई थी, यानी कि अपनी जगह से दूसरी जगह पे मूव करी थी। तो इनको ये पता चला कि वहां पर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। तो इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जब हम किसी भी तार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो तार मैग्नेट के रूप में भी काम करना स्टार्ट करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको मैग्नेट वाला इफेक्ट चाहिए करंट से तो आपको क्या क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहला है आपको जो है लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर यूज करना पड़ता है, यानी कि आपको तार लेना है लंबा और उसको किस रूप में रखना है? कॉइलिंग के रूप में रखना है, तभी आप वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट को बढ़ा पाएंगे। मतलब कि स्ट्रेट वायर लेने की बजाय आपने क्या करना है? उस तार को कॉइल का रूप देना है। जितने ज्यादा आप कॉइलिंग देंगे ना तो उतना ही समझिए वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, इफ द कॉइल ऑफ वायर इज वाउंड अराउंड एन आयरन रोड देन द करंट इज पास थ्रू इट। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कॉइलिंग जो करेंगे ना, तार को सबसे पहले आपने कॉइलिंग कर लिया, फिर आपने उसको आयरन रोड पे अगर आप लपेटेंगे तो वहां पर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट आपका ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपने तार लेना है, लंबा लेना है, उसको कॉइलिंग देंगे, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स देंगे ना आप उसमें तो उतना ही मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। दूसरा पॉइंट लिखा है कि आपने उस कॉइलिंग को किसके ऊपर लपेटना है? आयरन की रोड पे। अगर आप उसको आयरन की रोड पे लपेटेंगे तो वहां पर भी आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है?
एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट। आपको पता होना चाहिए मैग्नेट बनाने के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट से ही हम मैग्नेट बनाते हैं। अब आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके बनाया गया है उसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसके नाम में ही अर्थ छुपा है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी इलेक्ट्रिसिटी वर्ड भी इन्वॉल्व है यहाँ पे और मैग्नेट भी इन्वॉल्व है। तो वो मैग्नेट जो करंट से बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट काम कौन से इफेक्ट पे करता है, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। अब देखिए इसका किस तरीके से ये बना होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आइए जानते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड अराउंड एन आयरन रोड। तो देखो हमें यहाँ पे फिगर में भी दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक लंबी कॉइलिंग होती है, तार की एक कॉइलिंग होती है। और वो तार कैसा होता है, देखिए ये कॉइलिंग हमने कर रखी है, ठीक है, और ये तार किसका है, इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइलिंग होती है। और इस तार को हमने किस पे लपेटा होता है, आयरन की रॉड पे लपेटा होता है। तो ये देखिए ये आयरन की एक रॉड है, इसके ऊपर हमने कॉपर की तार को ऐसे कॉइल बना करके लपेट दिया है। तो क्या होता है उसके बाद, when the two ends of the coil are connected to the cell। अब देखिए ये तार की जो दो एंड है, एक तो ये सिरा है इसका और एक यहाँ से ये सिरा है। जब हम इसको कनेक्ट करते हैं किसके साथ में, एक सेल के साथ में, तो ये देखिए ये सेल है, सेल ले लीजिए आप, चाहे बैटरी ले लीजिए। एक तार हमने यहाँ से जोड़ा एक साइड और एक साइड हमने इधर से जोड़ी है। तो फिर क्या होता है, इसमें करंट जब पास होता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। दिस मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटाइज द आयरन रॉड। अब जैसे ही करंट पास होगा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, ये आयरन की जो रॉड है ना, ये मैग्नेट का काम करना स्टार्ट कर देती है और यही जो आयरन रॉड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाती है। ओके, यानी कि बिजली पास होने की वजह से ये आयरन रॉड मैग्नेट बन गई है, मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी शो करती है, तो इसे ही हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बट आपको पता होना चाहिए, कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए ओनली आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों है, आयरन का इस्तेमाल ही हम क्यों करते हैं, बिकॉज व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑफ, जैसे ही हम करंट को स्विच ऑफ करेंगे तो जो कॉइल होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, जो आयरन पीस से बनी है, तो आयरन पीस जो है ना वो अपनी सारी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी भी वहीं पे छोड़ देता है। यानी कि जैसे ही आपने करंट को स्विच ऑफ किया, करंट पास करना बंद कर दिया, तो जो आयरन की रॉड है वो नॉर्मल अपनी पोजीशन में आ जाती है, वो अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी वहीं पे छोड़ देती है। लेकिन अगर आयरन रॉड की जगह पे सपोज कीजिए आपने स्टील का इस्तेमाल किया होता, तो क्या होता है, जो स्टील का जो टुकड़ा होता है ना, वो करंट की सप्लाई बेशक आप बंद कर दीजिए, उसके बाद भी अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी नहीं छोड़ता है और वो क्या बन जाता है, एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। अब आपको समझ आया परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाए जाते हैं। तो यही है परमानेंट मैग्नेट बनाने की विधि कि आप आयरन रॉड की जगह पे वहाँ पे स्टील का इस्तेमाल कर दीजिए, स्टील का इस्तेमाल करके करंट पास कीजिए, तो क्या होता है मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जो है यानी कि स्टार्ट हो जाता है इफेक्ट, और फिर वो स्टील जो है वो परमानेंट मैग्नेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमें तो सिर्फ आयरन ही इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, क्योंकि जिस टाइम के लिए हमें चाहिए इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, तभी हम उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज हमें परमानेंट मैग्नेट तो यहाँ पे नहीं बनाना है। आगे देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो क्या करता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जो मैग्नेट से बने होते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है और कैसे इसको हम यूज़ कर पाते हैं। तो देखो, द मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ एज डिजायर्ड, दिस इज नॉट पॉसिबल विद परमानेंट मैग्नेट। तो आपको पता होना चाहिए पहले कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना उसका मतलब कि उसको हम क्यों यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट की बजाय, है ना, कुछ तो इसके अंदर खास बात होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर परमानेंट मैग्नेट के मुकाबले में। तो ये खास बात होती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना उसके मैग्नेटिज्म का जब प्रोडक्शन हमें चाहिए तो हम उसको स्विच ऑन और ऑफ करके हम उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, जबकि ऐसा परमानेंट मैग्नेट के साथ नहीं होता है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट तो परमानेंट बन चुका है, ओके, वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी हमारे हिसाब से नहीं बंद और स्टार्ट करेगा, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम स्विच ऑन और ऑफ करके उसके अंदर प्रॉपर्टी ला सकते हैं मैग्नेटिज्म की,
जब हमें चाहिए तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाएगी तो हम स्विच ऑन कर देते हैं, जब हम स्विच ऑफ करेंगे तो उसकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। आगे देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल एंड बाय इंक्रीजिंग द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। तो ये भी इसके अंदर खास बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो क्या कीजिए, आप ज़्यादा कॉइलिंग कर दीजिए। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बनाएंगे ना आप अपने तार की, उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी वो शो करेगा, ठीक है। और करंट जो है पास कर दीजिए, अगर आप अच्छा करंट देंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी भी अच्छी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो वर्ड हमने सुन लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, अब आपको पता होना चाहिए इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए, बहुत सारे डिवाइसेस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बेल में, लाउड स्पीकर में, इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक फैन में, टॉयज में, एटसेट्रा, ठीक है। आगे देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया जाता है सामान जो है लोड करने के लिए या अनलोड करने के लिए। बहुत भारी भारी जो इलेक्ट्रिक ये हैवी आयरन के और स्टील के ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनको हम उठाने के लिए या नीचे रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है, क्रेन जो होती है ना उसके आगे के सिरे में लगा होता है। तभी जो क्रेन जो है ना, हैवी हैवी जो गाड़ियाँ होती हैं उनको चिपका करके और ऊपर उठा करके लेके जा सकती है। अब आपको समझ में आएगा क्रेन के अंदर क्या लगा होता है, आगे के सिरे में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है, तभी वो भारी चीज़ों को उठा भी सकती है और भारी चीज़ों को नीचे उतार भी सकती है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ हीप ऑफ मेटल, स्क्रैप या जंक। इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कूड़े कचरे के ढेर होते हैं वहाँ पर जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आयरन के और स्टील के ऑब्जेक्ट्स हम उनको सेपरेट वहाँ पे कर पाएँ। आगे देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स डॉक्टर्स के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे किसी की आंख के अंदर कोई भी आयरन का टुकड़ा या कोई भी मैग्नेट की चीज़ चली जाती है तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं आंख से वो कचरा निकालने के लिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कहाँ कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं वो अलग अलग शेप्स के होते हैं और अलग अलग साइज़ के होते हैं। ये डिपेंड करता है उसके यूज़ पे, हमें कहाँ पर उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके हिसाब से हम उसका शेप और साइज़ के हिसाब से यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक बेल जो होती है ना, वो उसमें कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है, यू शेप्ड का इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वहाँ पे यूज़ होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक बेल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक बेल। तो देखो, इलेक्ट्रिक बेल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस सिद्धांत पे काम करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक बेल के अंदर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक बेल इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करती है क्लैपर को पुल करने के लिए, यानी खींचने के लिए। कहाँ तक, एक मेटल की बॉल जो होती है ना, गोंग, वहाँ तक खींचने के लिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक बेल के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, ये जो क्लैपर होता है इलेक्ट्रिक बेल का, इसको हम हैमर के नाम से भी जानते हैं। तो ये देखिए, आपको नीचे डायग्राम दिखाई दे रहा होगा इलेक्ट्रिक बेल का, तो साफ साफ आपको समझ आ रहा है। देखो, ये तो बैटरी है, ये हमारा स्विच है, ठीक है। ये हमारे देखिए साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ये हमारा देखिए ये हैमर है, ये गोंग है। जिस गोंग की बात हमने अभी यहाँ पे की है कि जो इलेक्ट्रिक बेल है इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करती है इस क्लैपर को खींचने के लिए, ताकि ये क्या करे, गोंग के पास जो है वो जा करके टकराए, ठीक है। ये क्लैपर जो होता है इलेक्ट्रिक बेल का, उसको हम हैमर के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज क्लैपर और यू कैन से इट इज हैमर। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करती है। तो देखो क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक बेल हैज़ अ कॉइल ऑफ वायर अराउंड अ पीस ऑफ आयरन विच एक्ट्स लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक बेल होती है ना, वो एक्चुअली होती क्या है, ये एक तार की कॉइलिंग होती है जो किसके ऊपर लपेटी होती है, एक आयरन के टुकड़े के ऊपर लपेटी होती है, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। जैसे हमने जस्ट अभी पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर हम आयरन का इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर तार लपेटते हैं और करंट पास करते हैं, तभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करना स्टार्ट कर देती है। कौन, वो आयरन रोड। तो यहाँ पे भी सेम वही होता है कि एक आयरन की रोड होती है, उसके ऊपर तार लपेटा होता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। किसके अंदर होती है ये चीज़, बेल के अंदर होती है, इलेक्ट्रिक बेल। आगे देखिए, आयरन स्ट्रिप जो होती है हैमर के साथ में वो रखी जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास। तो आप देख पा रहे हैं फिगर में भी, देखिए किस तरीके से जो है ये जो देखो, ये है हमारी आयरन रॉड, ठीक है, और ये बैटरी है और ये हैमर जो है वो किस तरीके से इसके बिल्कुल में पास में रखी जाती है। तो यही पॉइंट हमने जस्ट अभी यहाँ पे पढ़ा है कि आयरन की स्ट्रिप जो होती है वो हैमर के पास रखी जाती है।
देयर इज अ कॉन्टेक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। एक कॉन्टेक्ट स्क्रू होता है यानी पेच होता है आयरन स्ट्रिप के कॉन्टेक्ट में। व्हेन आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टेक्ट विद द स्क्रू, जैसे ही आयरन की स्ट्रिप उस स्क्रू के कॉन्टेक्ट में आती है तो करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है और जो आयरन की रोड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में काम करना स्टार्ट कर देती है, यानी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। अब क्या होता है, ये आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ जो है पुल करती है और हैमर जो स्ट्रिप के एंड पर लगा है वो क्या करता है, गोंग को जाकर के टकराता है और इससे क्या होती है, आवाज प्रोड्यूस होती है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल करता है इस आयरन स्ट्रिप को तो वो सर्किट को ब्रेक कर देता है एंड आयरन स्ट्रिप कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जैसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आयरन स्ट्रिप को खींचेगा तो सर्किट जो है वो टूट जाता है और आयरन स्ट्रिप वापस अपनी पोजीशन पे चली जाती है और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है और बेल जो है वो रिंग करती रहती है। ठीक है, आई होप आपको वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल भी समझ में। ये देखिए, ये हैमर है, ये गोंग को टकराएगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी, लेकिन जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो ये जो हैमर है वापस अपनी पोजीशन पे चले जाएगा। तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है। इस तरीके से जो हमारी इलेक्ट्रिक बेल जो है मैग्नेटिक इफेक्ट का इस्तेमाल करके जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। चैप्टर जो है नोट्स के द्वारा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपने सिर्फ इन नोट्स के द्वारा भी पढ़ाई कर ली तो आपके पूरे अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।